स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाएंगे जिसने आधुनिक भारत को आकार दिया। मतलब ऐसा क्या हुआ कि साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग आखिरकार बंटवारे तक पहुंच गए। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे कुछ सुराग देते हैं जो हमें औपनिवेशिक काल की राजनीति और समाज की एक तरह की भूल भुलैया में ले जाते हैं। तो चलिए इस कहानी के किरदारों और जो निर्णायक मोड़ थे उनको समझते हैं। और कहानी शुरू होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से। इन दस्तावेजों में जो बात उभर कर आती है वो ये कि सांप्रदायिकता कोई सदियों पुरानी दुश्मनी नहीं है, जैसा कि अक्सर मान लिया जाता है। अच्छा। हाँ, ये एक आधुनिक विचार है जिसकी जड़ें अंग्रेजों के ज़माने की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में थीं। कह सकते हैं कि यह आधुनिक राजनीति का एक साइड इफेक्ट था। एक मिनट, क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ? ये दस्तावेज कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता कोई प्राचीन चीज नहीं बल्कि एक आधुनिक विचार है। बिल्कुल। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि ये झगड़ा तो सदियों से चला आ रहा है। नहीं, स्रोत यही तर्क देते हैं। उनके मुताबिक पहले धार्मिक पहचान थी, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं थी। सांप्रदायिकता तो तब शुरू हुई जब धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक और आर्थिक मकसद हासिल करने के लिए किया जाने लगा। तो स्रोत एक दिलचस्प बात कहता है कि ये कोई एक स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। एक फिसलन भरी ढलान है। हाँ, एक फिसलन भरी ढलान जिसके 3 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव तो बहुत मासूम सा लगता है, बस ये मानना कि हमारे धर्म के लोगों के हित एक जैसे हैं। लेकिन यहीं से गाड़ी पटरी से उतरनी शुरू होती है ना? बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद आता है दूसरा पड़ाव। यहाँ सोच ये बन जाती है कि अगर हमारे धार्मिक हित अलग हैं, तो हमारे दुनियावी हित जैसे कि नौकरियां, शिक्षा, राजनीतिक ताकत, वो भी अलग हैं, एक दूसरे से जुदा है। हाँ, इसे दस्तावेजों में उदार सांप्रदायिकता कहा गया है। ये अभी भी टकराव की बात नहीं कर रही, बस अलग होने की बात कर रही है। और फिर आती है वो आखिरी और सबसे खतरनाक ढलान, चरम सांप्रदायिकता। हाँ, चरम सांप्रदायिकता। ये सोच कि हमारे हित ना सिर्फ अलग हैं बल्कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक का फायदा दूसरे का नुकसान है और इसीलिए हम साथ रह ही नहीं सकते। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। ये विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। अच्छा। इसकी तुलना 20वीं सदी के फासेवाद और नस्लवाद से की गई है। ये तब होता है जब एक उभरता हुआ मध्य वर्ग अपने आर्थिक हितों के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म या नस्ल के नाम पर गोलबंद करता है। ये सत्ता पाने का एक शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, तो अगर ये एक आधुनिक बीमारी थी तो इसके फैलने की वजह क्या थी? इसके पीछे की सामाजिक आर्थिक वजह क्या थी? इसे ऐसे समझिए कि सरकारी नौकरियों का केक बहुत छोटा था और खाने वाले बहुत ज्यादा थे। औद्योगिक विकास तो हुआ नहीं, इसलिए पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी ही एकमात्र अच्छा विकल्प थी और नौकरियों के लिए जबरदस्त मारामारी थी। और इसी मारामारी में एक और एंगल था। दस्तावेज ये बताते हैं कि मुसलमानों में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और व्यापार का फैलाव हिंदुओं, पारसियों या ईसाइयों के मुकाबले थोड़ा देर से हुआ। सही कहा। और इसका नतीजा ये हुआ कि पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों की दौड़ में टिकना और भी मुश्किल हो गया। तो सर सैयद अहमद खान जैसे नेताओं ने इसका एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता? उन्होंने अंग्रेज सरकार से वफादारी के बदले मुसलमानों के लिए विशेष रियायतों और नौकरियों की मांग की। उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की भी सलाह दी। उनका तर्क था कि अंग्रेजों का साथ देने से ही उनका भला होगा। तो नौकरियों और अफसरों की ये कमी एक तरह का सूखा बारूद थी जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। और वो चिंगारी लगाने का काम, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ब्रिटिश सरकार की बांटो और राज करो की नीति ने किया। उन्होंने इस बारूद का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। 1857 के विद्रोह के बाद वे मुसलमानों को शक की नजर से देखते थे, लेकिन जब 1870 के दशक में राष्ट्रवाद जोर पकड़ने लगा तो उन्होंने पासा पलट दिया। मतलब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। हाँ, उन्होंने मुसलमानों को रियायतें देकर उन्हें उभरती हुई कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक चालबाजी तक सीमित नहीं था, उन्होंने तो इतिहास की किताबों को भी नहीं बख्शा। बिल्कुल, ये शायद उनका सबसे गहरा वार था। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को धर्म के चश्मे से लिखना शुरू कर दिया। प्राचीन काल को हिंदू काल और मध्यकाल को मुस्लिम काल बता दिया। हाँ, राजाओं की राजनीतिक लड़ाइयों को, जो सत्ता और जमीन के लिए होती थीं, उन्हें हिंदू मुस्लिम संघर्ष का रंग दे दिया गया। इस तरह ये धारणा बनाई गई कि हिंदू और मुसलमान तो हमेशा से लड़ते आए हैं। यानी उन्होंने हमारे दिमाग में ये बात डाल दी कि हम हमेशा से बटे हुए थे। हाँ, और इसी माहौल में हमारे अपने समाज सुधार आंदोलनों ने भी अनजाने में इस आग को और हवा दे दी। हाँ, अनजाने में।
जैसे मुसलमानों में वहाबी आंदोलन या हिंदुओं में शुद्धि आंदोलन। इनका मकसद तो अपने अपने समाज की बुराइयों को दूर करना था, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा आक्रामक था। अच्छा। वो दूसरे धर्म के प्रभाव से अपने समुदाय को बचाने पर जोर दे रहे थे, जिससे दोनों के बीच एक मनोवैज्ञानिक दीवार सी खड़ी होने लगी। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। उस दौर के राष्ट्रवादी नेताओं जैसे तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू किए। उनका मकसद तो लोगों को आजादी के लिए एकजुट करना था। क्या स्रोत ये मानता है कि इन कदमों का भी कोई उल्टा असर हुआ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। तिलक का इरादा नेक था, लेकिन इन त्योहारों के हिंदू प्रतीकों ने मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को असहज कर दिया। उन्हें लगा कि ये हिंदू राष्ट्रवाद है। तो ये एक तरह का दुष्चक्र था। हर पक्ष अनजाने में दूसरे पक्ष को दूर धकेल रहा था। महात्मा गांधी ने इस खतरे को शायद पहचान लिया था। हाँ, उनका एक बहुत मशहूर कथन है जो इन दस्तावेजों में दिया गया है। उन्होंने कहा था, जब तक हमारे स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास के अत्यधिक विकृत संस्करण पढ़ाए जाते रहेंगे, तब तक हमारे देश में सांप्रदायिक सद्भाव स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता। वो इस समस्या की जड़ तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो इन सब चीजों का राजनीतिक मैदान पर क्या असर हुआ? ये सब जहर आखिरकार राजनीतिक रूप कैसे ले गया? यहीं से दो राष्ट्र के सिद्धांत की नींव पड़नी शुरू हुई। देखिए, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की प्रतिक्रिया में बहुसंख्यक सांप्रदायिकता भी पैदा हुई। अच्छा। 1909 में पंजाब हिंदू सभा बनी, फिर 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 1906 में, जब आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम नेता वायसरॉय मिंटो से शिमला में मिले। और उन्होंने वहां एक ऐसी चीज मांगी जो सुनने में शायद छोटी लगे, पर जिसका असर बहुत बड़ा हुआ। अलग निर्वाचक मंडल। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब बहुत गहरा था, है ना? बहुत ज्यादा। इसका मतलब था कि एक ही गांव में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम पड़ोसी अब राजनीतिक रूप से अलग हो जाएंगे। एक का वोट दूसरे के उम्मीदवार के लिए कोई मायने नहीं रखेगा। इसने जमीन पर दिखने वाली अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी। और इसी साल मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई। हाँ। और अंग्रेजों को तो मानो मुंहमांगी मुराद मिल गई। उन्होंने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में इसे कानूनी रूप दे दिया। लेकिन असली मोड़ तो 1916 में आया, लखनऊ समझौता। हाँ, उस समय तो इसे हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा गया था, है ना? क्या स्रोत ये मानता है कि ये एक रणनीतिक भूल थी, भले इरादे अच्छे थे? स्रोत का विश्लेषण यही कहता है। एकता के लिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचक मंडल की मांग मान ली, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम ये हुआ कि इसने मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों की एकमात्र राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित कर दिया। उसे एक तरह की राजनीतिक वैधता मिल गई। बिल्कुल। तो ये एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने जैसा था। इसी तरह खिलाफत आंदोलन का मकसद अंग्रेजों का विरोध करना था, लेकिन उसका आधार तुर्की के खलीफा को बचाने जैसा एक धार्मिक मुद्दा था, भारत के आम लोगों के आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे नहीं। अच्छा। दस्तावेज कहता है कि इससे राजनीतिक सवालों को भी धार्मिक नजरिए से देखने की आदत पड़ गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के जवाब में जिन्ना ने अपनी 14 मांगें रखीं, जिसमें अलग निर्वाचक मंडल जारी रखने की बात थी। लेकिन तब भी बात एक ही देश के अंदर अधिकारों की हो रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक अलग देश की मांग उठने लगी? 1937 के प्रांतीय चुनाव, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, चुनाव? हाँ, इन चुनावों में मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। इससे लीग के नेतृत्व को ये एहसास हो गया कि वे उदार सांप्रदायिकता के रास्ते पर चलकर मुसलमानों के वोट हासिल नहीं कर सकती। तो उन्होंने रास्ता बदल लिया। उन्होंने गियर ही बदल दिया। अब उदार सांप्रदायिकता की जगह चरम सांप्रदायिकता ने ले ली। अब मुसलमानों को एक डरी हुई अल्पसंख्यक आबादी के तौर पर नहीं, बल्कि एक अलग राष्ट्र के रूप में पेश किया जाने लगा, जिसके हित हिंदुओं के साथ कभी मेल नहीं खा सकते। हाँ, डर और नफरत की राजनीति शुरू हो गई। और फिर 24 मार्च 1940 को वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जहां पहली बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग आजाद देश बनाने की मांग की गई। और द्वितीय विश्व युद्ध ने इसमें और मदद की। हाँ, युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने लीग को एक तरह का वीटो पावर दे दिया कि उनकी मर्जी के बिना भारत के भविष्य का कोई फैसला नहीं होगा, और लीग ने इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहने के लिए किया। क्या इसे रोकने की कोई आखिरी कोशिशें नहीं हुई? क्या कोई रास्ता नहीं बचा था?
कोशिशें तो हुई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। 1944 में सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला पेश किया जिसे गांधी जी का भी समर्थन था। क्या था उस फॉर्मूले में? उसमें कहा गया कि लीग पहले कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई में साथ दे, एक अंतरिम सरकार बने और आज़ादी के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग करा ली जाएगी कि वे भारत में रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। सुनने में तो ये काफी तर्कसंगत लगता है। फिर जिन्ना ने इसे क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि उनकी मांगें अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उन्होंने 3 शर्तें रखी जो मानना नामुमकिन था। पहली, कांग्रेस पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करे। अच्छा। दूसरी, जनमत संग्रह में सिर्फ मुसलमान वोट डालें, पूरी आबादी नहीं। और तीसरी, उन्हें कोई साझा केंद्र मंजूर नहीं था जहां रक्षा या विदेश मामले जैसे विषय साथ में देखे जाए। वो पूरी तरह से अलग होना चाहते थे। तो साफ है कि दोनों पक्षों के मकसद में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। बिल्कुल। इन दस्तावेजों के मुताबिक कांग्रेस एक अखंड भारत की आज़ादी के लिए लीग के साथ मिलकर काम करने को तैयार थी, जबकि लीग के लिए अखंड भारत की आज़ादी कोई मुद्दा ही नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य एक अलग राष्ट्र बनाना था। हाँ, चाहे जैसे भी हो। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यह है कि सांप्रदायिकता कोई हजारों साल पुरानी दुश्मनी की कहानी नहीं है, बल्कि एक आधुनिक विचारधारा है। इसे अंग्रेजों की नीतियों, नौकरियों की कमी से पैदा हुई प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने सींचा। हमने देखा कि कैसे ये सफर सुरक्षा और अधिकारों की मांग से शुरू होकर एक अलग देश की मांग तक पहुंच गया। हाँ, और ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। दस्तावेज बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना इस विचारधारा का सबसे बड़ा हथियार था। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी समाज अपने इतिहास को याद रखने और अपनी अगली पीढ़ी को सिखाने का जो तरीका चुनता है, वो उसके आज और आने वाले कल के सामाजिक ताने बाने पर कितना गहरा असर डालता है।